पहले फंक्शंस के बारे में कुछ करो, फंक्शन एक टॉपिक छूट गया था, पहले फंक्शंस के बारे में आप जानो, उसके बाद क्वाड्रिटिकेशंस पढ़ाएंगे। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन हमारा एक इनपुट में एक ही आउटपुट निकलेगा। हमारा एक इनपुट में एक ही आउटपुट, इनपुट हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ऐसे एक इनपुट में दो आउटपुट नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं ये मेरा इनपुट फंक्शन है, ये मेरा आउटपुट है ना, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ए बी सी देता हूँ, डी देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 देता हूँ। ए का अब यहाँ पे ए का 1 से रिलेशन, बी का 2 से रिलेशन, सी का भी 2 से रिलेशन हो सकता है और डी का 4 से रिलेशन। तो ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इनपुट का एक, ऐसा नहीं ए का 2 से रिलेशन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ए फंक्शन। मतलब हर इनपुट का एक ही आउटपुट, एक हर इनपुट का ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं। आउटपुट हमारा सेम हो सकता है बट हर इनपुट हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए। आउटपुट हमारा सेम हो सकता है लेकिन इनपुट हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा, एक ही इनपुट में से 2 3 नहीं निकलेंगे। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकता है। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकल सकता है। अलग अलग इनपुट से सेम एक आउटपुट आ सकता है, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, एक ऐसा बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा x y z, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। अच्छा देखिएगा x y z, और यहाँ पे लिखता हूँ 50 51 51 52, ठीक है। तो x का रिलेशनशिप अगर मैं ऐसा कर दूँ, x y का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू 52 भी है, और x का वैल्यू हमारा 50 है, तो क्या फंक्शन है? हाँ, ये नहीं है। x के इनपुट में दो आउटपुट निकल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। इनपुट है ना y, मतलब y में से 2 आउटपुट है, तो फंक्शन नहीं है। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हमारा फंक्शंस ये कहलाता है। ये फंक्शन का फर्स्ट रूल है कि अगर आपके पास सेट दिया हुआ है तो आप बता सकते हो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये सेट है, ठीक है। तो अगर एक इनपुट से एक आउटपुट होता है उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब ये मेनी वन हो गया, ठीक है, ये मेनी वन हो गया। देखो एक इसमें घुस गया ना, तो मेनी वन इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बच गया, उसको मेनी वन इनटू बोलते हैं। और एक भी सब इंडिविजुअल जितने सारे डेटा एक साथ अटैच हो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। मैं बताऊंगा, ठीक है, बता दूँ इसको। लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे? अरे यार लिख लो, समझ में आ गया ना, अपने मन से लिख लो आप। ठीक है, ये अब जैसे सेट बनाता हूँ, ठीक है, दो सेट बना दिए, ठीक है। इस टाइप का जो सेट रहेगा ना, इसको क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और ये क्या होगा? सब डेटा इसके एक डेटा से उसके डेटा से पूरा अटैच है, एक भी खाली बैठा नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑन टू। ऑन टू लिए तो
ऑन टू। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ कि इसको मिटा के इसको ऐसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे कम कर देता हूँ, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सारा डेटा एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी, लिख लो आप। ठीक है, फिर ऐसा आता है 1 1 इन टू। मैनी वन को क्या बोलते थे? मैनी वन ऑन टू था, उसमें सारा डेटा अटैच था। अरे 1 1 इन टू हो गया, इन टू ओ एन टी ओ, ऑन टू एन टी ओ, हाँ ऑन टू। 1 1 ऑन टू, मैनी वन ऑन टू भी था, ये मैनी वन ऑन टू का ऑन टू बोलेंगे। हाँ अभी मैंने वहाँ पे चेंज किया, देखो वहाँ पे पता चल रहा है आपको कहाँ पे मैंने चेंज किया। 1 1, अब ये क्या है, 1 1 इन टू, 1 1 इन टू क्या होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आप 4 5 कर लो। ये मेरा इंटू हो गया, यहाँ बच गया ना मेरा एक डेटा, वो इंटू में चला जाएगा, समझ में। 1 1 फंक्शन के एक फंक्शन एक साथ उसका अलग अलग आउटपुट है। ठीक है, चलो अब इसी में अगर मैनी वन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, मैंने वन 2 डेटा बच गया मेरा एक भी बच सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में। तो मैनी वन हमारा फंक्शन है, सब फंक्शन में यहाँ से 2 ब्रांच यहाँ से नहीं निकाले, याद रखना। तो ये लिख लो आप, मैनी वन इंटू फंक्शन। ये स्पेसिफिकेशन आता है सर? अभी मैं बताऊंगा ना, इसका भी तो कुछ स्टार्ट ही किया हूँ मैं। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आप सॉल्व करना, है ना, समझ में। बता दूँ, फंक्शन को पहचानने का एक और तरीका है। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है कि भाई ये मेरा फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स है, कोई एक मेरा फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके, कोई प्लॉट क्या होगा हमको नहीं मालूम कैसा प्लॉट किया है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं जो उसके लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं दे देता हूँ भाई 4,3 5,6 5,3 7,6, क्या ये फंक्शंस के कोऑर्डिनेट हैं? इनपुट और ये फर्स्ट वाला इनपुट, दूसरा वाला आउटपुट, क्या ये फंक्शंस के कोऑर्डिनेट हैं? क्यों? ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू, क्या मैनी वन फंक्शन, मैनी वन इंटू ऑन टू। मतलब सर 5 एंड 6 जो है, 6 को 2 मिल रहे हैं, 5 एंड 7 भी मिल रहे हैं, और 3 को भी 2 मिल रहे हैं, 4 एंड 5 भी मिल रहे हैं। तो मैनी वन ऑन टू या इंटू? ऑन टू। ठीक है, समझ गया। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, सबसे पहला चीज। क्यों? क्योंकि इसका x का कोई वैल्यू रिपीटेड ही नहीं है ना। अगर मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट में लिखूं, क्या ये फंक्शन है?
और अगर है तो किस टाइप का फंक्शन है। है फंक्शन, क्यों है? हर एक इंडिविजुअल इनपुट का अलग अलग आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट है, रिपीट नहीं हो रहा है। क्या आउटपुट आउटपुट रिपीट तो हो सकता है ना भाई, हाँ, लेकिन इनपुट भी रिपीट नहीं हो रहा है। इनपुट रिपीट तो हो रहा है 2, -1, 2, 5। हाँ, 2 और 2 तो इनपुट दो, तो ये फंक्शन नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शन है। दिस इज नॉट ए, ये हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो कोऑर्डिनेट देख के भी फंक्शन बता सकते हो, वो सेट देख के भी फंक्शन बता सकते हो, सेट सिखाया था। और एक और तरीका होता है फंक्शन पहचानने का, वो होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। लिख लो इसको, आप लिख लो। हाँ, रन हटा दो। देखो ये जो इनपुट है ना उसको हम लोग डोमेन कहते हैं और आउटपुट वाले को रेंज कहते हैं। तो किसी फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड आउट करना तो बता सकते हो किसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, मैं बताऊंगा। हटा दो इसको। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा कुछ ऐसा, सर्कल दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है, फिर ऐसा दे दिया। ठीक है, तो अब बता सकते हो, मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी ग्राफ में, और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, एक ही पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए। अगर वो एक पॉइंट को क्रॉस करता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज अगर 2 पॉइंट को क्रॉस करता है वो फंक्शन नहीं है। जैसे ऐसे वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है ना, यहाँ पर कहीं करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है ना। ये दो एक साथ पॉइंट पर कट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सर्कल में किए, यहाँ पे दो हो गया, तो देखो x के एक वैल्यू पे y का 2 वैल्यू जनरेट कर रही है। कोऑर्डिनेट देखो ना, समझ में आता है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। बाकी ये सब जितने सारे हैं ये सब फंक्शन, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, सर्कल का भी फंक्शन नहीं हो सकता, कभी फंक्शन नहीं हो सकते। देखो ये भी है ना, ये भी है हमारा, सब है ना, एक ही लाइन पर टच कर रहा है ना, तो हमारा फंक्शन है। बाकी वो सिर्फ फंक्शन नहीं। तो हम लोग ग्राफ से जज कर सकते हैं ना कि फंक्शन है या नहीं है। बना लो जल्दी से ग्राफ।
ठीक है। समझ में आया? लाइट का ऑन कर देते हैं, हल्का सा कुछ तो होगा, चलेगा। ब्राइटनेस बढ़ा दो, बढ़ा दी, जितना फुल ब्राइटनेस जितना कर सकते उतना करेंगे ना। ठीक है, मिटा दो इसको। अब थोड़ा सा रेंज और डोमेन का डिस्कशन कर लेते हैं। डोमेन, रेंज एंड डोमेन क्या होता है? रेंज एंड डोमेन पार्ट ऑफ अलजेब्रा। हाँ, ये सब हमारे अलजेब्रा का पार्ट है। जितना वेरिएबल्स वगैरह आता है, थोड़ा पार्ट अलजेब्रा में आता है। हाँ, कोऑर्डिनेट पूरा अलजेब्रा ही है। हाँ, अब रेंज एंड डोमेन क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं, है ना, ठीक है, मैंने इसको बनाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसे। तो इस फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा? तो डोमेन मतलब कि फंक्शन x में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? x में -2 से -2 से लेकर 3 तक लाई कर रहा है। -2 से लेके -3 नहीं, -2 से लेकर 3 तक x कोऑर्डिनेट। x, हाँ, तो x एक्सिस में जो लाई कर रहा है उसको डोमेन बोलते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 3। अब क्लोज इंटरवल क्यों दिया मैंने? ये पॉइंट जो होता है ना, अगर ओपन होता है मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है तो होलो सर्कल होता है, अगर पॉइंट इंक्लूड होता है डार्क सर्कल होता है। तो x डोमेन इसका हो गया -2 से लेकर 3 तक। ठीक है, समझ में आया? और रेंज क्या हो जाएगा? ये फंक्शन y एक्सिस में कहाँ से लाई करता है? तो वो y एक्सिस में -3 से 2 तक लाई करेगा। 2 से -3 -3 से 2 तक ना। -3 से ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे उल्टा कैसे जाएंगे भाई? समझ में आया? हाँ, ये मिटा दो। अब कुछ कुछ जो फंक्शन है ना वो मैं बनाता हूँ फिगर के साथ, और उसका रेंज और डोमेन आपको याद रखना पड़ेगा। जिससे ठीक है, अब जैसे मैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो, जैसे मान लो f(x) = x²। उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट हो जाता है रेंज, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हमारा डोमेन होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से +∞, ओपन इंटरवल। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट। ये मतलब 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है। ठीक है, f(x) = x² हो गया, x3। इसका ग्राफ ऐसा होता है, डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞, रेंज हो जाएगा -∞ से +∞। f(x) = mod of x, ये v फंक्शन बनता है ऐसे। डोमेन हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनाइट, रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो a रेज टू एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0,1, तो इसमें हो गया डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। इस रेंज में मैंने 0 दिया, ओपन इंटरवल, 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी रख लो एक्स का वैल्यू। हाँ, ये टच यहाँ तक पास में एक्स एक्सिस पे टच नहीं होगा, है ना, समझ में आया? इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे टच कर रहा है इसलिए 0। ठीक है, डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे लिख सकते और रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज हो जाएगा और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया 0 पे, 0 को छोड़ के सारा रियल नंबर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा रेंज और डोमेन। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसका दिए, इसका दिए, इसका दिए, इसका दिए। r माइनस 0 मतलब 0 करली ब्रैकेट में लिखते हैं कि 0 इंक्लूड नहीं है पूरे रियल नंबर में, 0 को छोड़ के सब, है ना। माइनस इन्फिनिटी मतलब और रियल नंबर, इसको दोनों में मतलब लास्ट के दोनों में 0 इंक्लूड नहीं। हाँ, यार के दोनों में तो किसी में कंफ्यूजन तो पूछो आप। क्लियर है? चलो भाई बता दो। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होता है ना, एफ ऑफ एक्स, यार मैंने ब्लैक पॉइंट ठीक से नहीं चल रहा, एक मिनट। तो ऐसे ही है, नहीं इसका वैसे कंजम्पशन होता ही है, इसका सबसे वाइट बोर्ड मार्कर का इंक सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, तुरंत देखो तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर डालो फिर तुरंत हाँ खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी वाइट बोर्ड वाला पढ़ा तो उनके पास हमेशा इंक रहते ही रहता है, तुरंत खत्म हो तुरंत करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शंस का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट्स। बाकी बीसी भी कोफिशिएंट्स है, लेकिन एक हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट्स बोलते हैं, LEADING। लीडिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शंस कुछ यू टाइप का बनेगा ऐसे, अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए का वैल्यू 0 नहीं है तो वही एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर ए 0 हो जाएगा तो लीनियर फंक्शन बन जाएगा y कोड mx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं। तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे जरूरी ये है क्या, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए,
या तो जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम। अगर जीरो से ज़्यादा तो यू शेप बनेगा, जीरो से छोटा होगा तो उल्टा यू बनेगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं प्लॉटिंग करता हूँ छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और दूसरा एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 है ना, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 4, ऐसा होगा। x का वैल्यू आप 1 रखो तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा। 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, कोऑर्डिनेट बनी है ना। तो 0,0 मेरा यहाँ पे आया, 1,1 मेरा यहाँ पे आया, -1,1 यहाँ पे आया, 2,4 फिर मेरा यहाँ पे आया, -2,4 भी मेरा यहाँ पे आया। तो देखो इसको अगर आप मिलाओगे तो यू शेप ही बना ना, इसलिए इसका यू शेप होता है। एक्स स्क्वायर में लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है, 1 है, पॉजिटिव है, यू शेप बना मेरा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लो इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी में ए का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 से कोई मतलब नहीं, वो भी ना भी हो से कोई मतलब नहीं, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटा दो इसको। अब ये हो गया फंक्शन। अब इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसका वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, 0 आता है ना, एक्सिस पे 0 आता है। तो जब मैं 0 रख दूं तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि फंक्शन, है ना। मिटा दो इसको। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके जीरोस मतलब कि इसका कुछ ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना, ये अगर ऐसा कट करे इस पॉइंट पे तो ये हम लोग रूट्स निकलता था ना, याद है। तो इक्वेशन के 2 रूट्स निकल गए, ये और ये। तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था एक्स एक्सिस पे। इसी एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है ना। वाई 0 कब हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है तो वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी फंक्शन है, देखो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करो ना। लेकिन एक्स एक्सिस को 2 लाइन, एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमको उस फंक्शन का इस लाइन पे हमको 2 पॉइंट नहीं आना चाहिए। एक्स एक्सिस से कट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो इस केस में क्या होगा, जीरोस, इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाई का जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हम लोग किए ना, और इसका 0 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स का वैल्यू सर -2 या -3, वाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 एक्स के किस वैल्यू पे होता है, तो वो हमको ये निकलेगा। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, ये वाला 0 लाइन है ना भाई। वाई का वैल्यू यहाँ से 1 2 3 जाएगा, फिर -1 -2 3, 0 कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ना। तो इसीलिए इसके रूट्स को या तो 0 बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं, वाई का वैल्यू 0 या फिर सोल्यूशन बोलते हैं इसका। वाई का वैल्यू 0 है सर। हाँ, तो यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है ना एफ ऑफ एक्स।
तो हम उसको जीरो करके देखेंगे भाई एक्स किस वैल्यू पे इसका वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। रूट्स हो गया, जीरोस हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, एक ही चीज़ होता है, सब एक ही होता है और आर सेम। ठीक है, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स है, क्या होते हैं, अल्फा बीटा रूट्स है ना। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट्स का ये हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो इसके दो आउटपुट निकलेंगे, दो रूट्स निकलेंगे, और रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है या फिर कुछ होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ये हमारा है ना, जैसे कि x² + bx + c = 0, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, अल्फा का वैल्यू होता है -b + √b² - 4ac, ये सब मैं करके दिखाऊंगा, अपॉन 2 है। बीटा का वैल्यू होता है -b - √b² - 4ac अपॉन 2 है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट का नेचर, ये b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका नेचर में क्या क्या आएगा भाई, जब b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो मेरा फंक्शंस, ये मेरा x एक्सिस है, ये x एक्सिस से ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट पे कट करेगा, या तो ऐसे भी कट करता है या उल्टा भी कट कर सकता है, लेकिन 2 पॉइंट पे जरूर कट करेगा यहाँ पे। तो हमको 2 रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स एक्सिस क्यों मेरा रियल एक्सिस है ना, तो 2 रियल सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, 2 रियल जीरोस या रियल सॉल्यूशन बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, जब मेरा b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो मेरा नेचर रूट्स का कैसा होगा, जस्ट लाइन को टच करेगा, सिंगल पॉइंट पर टच करेगा, तो हमारा होगा 1 रियल सॉल्यूशन। टू रियल सॉल्यूशन, 1 रियल सॉल्यूशन। वन रियल सॉल्यूशन में तो मतलब दो बार आ जा रहा है, एक ही हुआ बात हुआ ना एक्स का वैल्यू। और अगर मेरा b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा नहीं, तो वो कट ही नहीं करेगा, इसको हवा में रहेगा ऐसा, तो फिर क्या बोलेगा, नो सॉल्यूशन, नहीं नो सॉल्यूशन नहीं बोलोगे, 2 नॉन रियल सॉल्यूशन, 2 नॉन रियल सॉल्यूशन। भाई लास्ट में 2 है तो भाई सॉल्यूशन तो 2 आएगा ही, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। इसमें भी 2 सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन दोनों सेम आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा 1 रियल सॉल्यूशन। कौन सा, वाई एक्सिस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको, भाई हमको तो एक्स का ही चाहिए ना, कि एक्स एक्सिस वैल्यू वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, जीरो कभी, यही 0 लाइन है ना वाई एक्सिस, ये कभी 0 हो सकता है क्या तो इसमें क्या होगा, 2 नॉन रियल सॉल्यूशन। और कभी भी जो नॉन रियल सॉल्यूशन होगा वो कंजुगेट पेयर में होगा,
appears in conjugate pairs. Appears in conjugate pair. जैसे कोई किसी का माइनस जैसे होता है -2 प्लस -√3, एक अगर ये है तो दूसरा आएगा 2 -√3, बस यही चेंज होगा बीच में प्लस माइनस का ही अंतर रहेगा, इसीलिए वो बोलो कंजुगेट पेयर में होगा। अपेयर्स इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। मतलब सर मेरा आपने बताया मतलब मैं समझा ऐसा कि x का वैल्यू इज इक्वल टू 0 कौन से केसेस में आता है इक्वेशन के थ्रू, तो उसके मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं समझा वो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसको लिख लो। सब कुछ लिख लिया? मिटा दूँ इसको, क्लीन कर दूँ? ठीक है सर। खाली वो आपने 0 वाला जो समझाया था x की वैल्यू y की नहीं कंसीडर करने की, x की f of x की वैल्यू 0 था ना। अभी आप बताएं जैसे कि मैंने बोला था कि वो y के तो टच हो रहा है, तो y के टच की कोई जरूरत नहीं है, x का ही कंसीडर करना है। ये यहाँ पे y को टच करेगा, x को टच कर रहा है क्या? हमको x को टच कराना है क्या? वही सोल्यूशन होता है। हमको तो वही निकालना है कि y कब 0 हो रहा है। y कब 0 हो तो y कहाँ पे 0 होता है? x एक्सिस पे ही तो y का वैल्यू 0 होता है। y का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे ही होता है ना, कि y एक्सिस पे होता है? y का वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे होता है, तो वही तो हमको भी टच करा कर देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आया मैं क्या बोला? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिटा दूँ इसको? तो सर y का वैल्यू x एक्सिस पे तो 0 यहाँ पे ही होगा ना सर, इधर ही होगा ना x एक्सिस पे ही। तो वहाँ नहीं हो सकता है क्या y का वैल्यू 0? इधर कहीं नहीं हो सकता है क्या? इधर नहीं हो सकता है क्या? इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता है क्या? y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, y तो ऊपर नीचे जाता है ना, x ना आगे पीछे इधर जाता है। अब जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, अब उसका ग्राफ ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं लेता हूँ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको 0 करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा? फैक्टराइजेशन करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक x माइनस 3 आया और एक x माइनस 2 आया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब यहाँ पे क्या लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ यू शेप बनेगा कुछ ऐसा। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एट x अगर -3 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, और एट -2 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,0, और यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट? 3,0। समझ में आया नहीं आया? तो आया सर, लेकिन y का वैल्यू 0 था। अब देखते हैं, अब हमारा क्या है? x का वैल्यू 2 और 3 है ना। अब रखो यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या हुआ? 2 स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 0 नहीं आएगा f ऑफ 2 का वैल्यू। वो समझ में आया सर, ये पूरा आपने जो बताया वो भी समझ में आया, लेकिन y का वैल्यू 0 कैसे होगा वो नहीं आया सर। क्या y का हम लोग लेते हैं कि भाई ये जो ग्राफ है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कब बोलते हैं? जब हमारा y का वैल्यू 0 होता है, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो। y का वैल्यू 0 कब हो रहा है? उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस, इसीलिए उसका नाम है जीरोस। रूट्स जीरोस या सोल्यूशन एक ही चीज़ होता है। समझ में आया? एक कब आया नहीं, हम लोग फाइंड आउट करते ही करते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया? अब f ऑफ 3 भी रखोगे ना, रख के देख लो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6,
3 स्क्वायर 9, 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 कितना आया 0 आया। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब ये भी निकल जाएगा, ये वाई इंटरसेप्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स इंटरसेप्ट जब वाई का वैल्यू 0, वाई इंटरसेप्ट जब एक्स का वैल्यू 0, तो यही तो एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस को कट करा, जब वाई का वैल्यू 0 रखते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 रखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एफ ऑफ एक्स 0 मतलब वाई का वैल्यू 0, निकल गया एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जब एक्स का वैल्यू 0, अब एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या निकलेगा, सिर्फ 6 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,6। समझ में, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट भी निकल सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है क्या, अगर मान लो कोई भी, जैसे ये कोई भी हमारे रहते हैं, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। अब इसका ग्राफ मान लो ऐसा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ये इसको। तो उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2 और -d/4 है। इससे डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है, तो b का वैल्यू कितना है 5 है, तो -5 मतलब 5/2 है, 2 × 2 हो जाएगा। x का निकल गया कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, या फिर -d/4 है, d निकालना पड़ेगा, b² - 4c लंबा मेथड है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, b² - 4c सब्स्टिट्यूट करो तो ये निकल जाएगा। b² - 4ac d का वैल्यू होता है ना b² - 4ac, d का वैल्यू होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ये, अल्फा बीटा नहीं है। d का वैल्यू ये होता है b² - 4ac। और नहीं तो f ऑफ 5/2 फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, 5/2 का होल स्क्वायर -5 × 5/2 प्लस 6, तो ये आ गया 25/4 -25/2 प्लस 6, कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो तो 25/4 -50/4 प्लस 24/4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 + 24 49 हो जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, देख लो आप, उसको वर्टेक्स का भी मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। देखो, और ये जो वर्टेक्स होता है ना, एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट होता है, तो 3 + 2/2, ये 3 + 2/2 है ना, 5/2 मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, हमेशा सिमेट्रिकल होता है। हाँ, हमेशा सिमेट्रिकल होता है और वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वही कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा 5/2, 0 हो गया ये, तो ये भी 5/2, 0 हो गया है। बहुत चीज़ पढ़ना है नहीं। ये लेकिन सर डी वाला फॉर्मूला, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर को बताता है। अभी तो मैंने बताया b² - 4ac अगर ग्रेटर रहेगा तो क्या होगा, इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, लेस देन रहेगा तो क्या होगा। ग्रेटर रहेगा तो 2 रियल रूट मिलेगा, इक्वल टू रहेगा तो 1 रियल रूट मिलेगा, लेस देन रहेगा तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, लेकिन हमको कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगा। और उसका ग्राफ ऊपर से पास हो जाएगा, टच नहीं करेगा, तो फिर नीचे से पास होगा।
क्लियर? ठीक है, मिटा दो उसको। सबका इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्टेक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़े थे पहले कभी? मैं पढ़ा था सर वो वाला b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, बस वही वाला पढ़े थे, बाकी ये सब तो नहीं पढ़े होंगे। ये इतना नहीं है। नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं जाता है इंडिया में, सब नहीं पढ़ाया जाता है। मिटा दो इसको। अभी जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वो अभी मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, वो आपको पता होगा पहले से। इंडिया में पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत कम पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल वाले ही पढ़ाते हैं, नॉर्मल स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता था। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा का वैल्यू पता था, बीटा का वैल्यू भी पता था, लेकिन अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप होता है इसमें। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दो रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं उसको, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ये सब पढ़े होंगे, हमको अच्छे से याद है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। ये होता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप रूट्स निकाल सकते हो, और अगर आपके पास रूट्स है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, so the quadratic equation will be k times of x minus alpha into x minus beta equal to 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। और अगर इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे, k को अगर 0 में भेज दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे k लिख सकते हो, अगर k को 0 करना हो तो फिर x इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको k की जगह a ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा को लीडिंग कोफिशिएंट बन जाता है a, है ना। हम लोग की लीडिंग कोफिशिएंट को तो a जूम किए थे ना यहाँ पे, तो लीडिंग कोफिशिएंट बन जाता है। अगर a का वैल्यू नहीं निकलेगा तो एक बार हम 1 ले लेते हैं, अगर कहीं से नहीं आता a का वैल्यू क्या है 1 ही है ना। समझ में आया ये चीज़? अब ये चीज़ होता है, ठीक है। प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगा। जैसे हम लोग इसके पहले प्रॉब्लम किए थे क्या, एक्स स्क्वायर, उसी को रिपीट करते हैं ताकि मेरे को दोबारा प्रॉब्लम ना करना पड़े। देखो यहाँ पे अल्फा कितना निकला था 2, और बीटा भी निकला था हमारा 3। तो इक्वेशन रख के देखते हैं, x इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5x प्लस 6 आया है इक्वेशन हमारा, वही इक्वेशन था ना। अब इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं। तो हमारी इक्वेशन क्या था, ये था, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6, अल्फा का वैल्यू हमारा 2 है और 3 है ना। तो LHS ले लेते हैं,
सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा LHS इक्वल टू अल्फा हमारा 2 है, बीटा भी हमारा 3 है, कितना निकला 5। RHS ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई बी का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस ऑफ माइनस 5 5, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 5 आया। LHS इक्वल टू RHS लिख लो आप।